हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएसटी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। बात है कल है 18 नवंबर और सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ के आरक्षण के संबंध में है सुनवाई। साथ में क्या 81% संभव है, क्या छत्तीसगढ़ सरकार 9वीं अनुसूची पर देख रही है नजर झारखंड की तर्ज पर। पूरी समस्याओं को हम सुनेंगे, समझेंगे कि क्या हो सकता है छत्तीसगढ़ में, क्या है इतिहास आरक्षण का, साथ में और क्या क्या चीज़ें हो सकती है। आप सभी के लिए ये परिस्थितियाँ जो उत्पन्न हुई हैं उसके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी है यहाँ पे, तो उसको भी आप अच्छे से समझें। और 9वीं अनुसूची क्या है, कैसे है, हम पूरा उसको विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। साथ में छत्तीसगढ़ के आरक्षण पर भी प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ में आरक्षण के इतिहास की, मैंने आपको इसके कई वीडियो पहले भी बताया था और फिर से एक बार आपको इतिहास बताना चाहूँगा छत्तीसगढ़ के। जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ सन 2000 में, तो वहाँ पे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश में जो आरक्षण लागू हुआ था सेम वही जो आरक्षण लागू कर दिया गया। उस समय हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में एसटी को, जब सन 2000 में छत्तीसगढ़ बना तो एसटी को 20%, एससी को 16% और ओबीसी को 14% मिलता था। साथ में ईडब्ल्यूएस उस समय नहीं था। उसके बाद हुआ ये, जब सर्व आदिवासी समाज विरोध किया और उसके बाद विरोध प्रकट लंबे समय तक हुआ और उसके बाद सन 2012 में चुनाव के पहले आरक्षण रोस्टर फिर चेंज किया गया और फिर से जो है आरक्षण छत्तीसगढ़ में चेंज किया गया। उस समय एसटी को 32%, एससी का जो आरक्षण है वो 12% कर दिया गया और ओबीसी का 14% यथावत रखा गया। इसके बाद आप सभी जानते हैं 19 सितंबर सन 2022 को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 58% आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया। लेकिन इसी कड़ी में सन 2019 की बात है, जैसी ये नई सरकार बनी, नई सरकार ने आरक्षण व्यवस्था को फिर से सुधारने का प्रयास किया और उन्होंने एसटी को 32%, एससी को 13%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% देने की कवायद चालू की। लगभग ऐसा करके 82% तक ये आरक्षण पहुंच गया और फिर जो है इसका अध्यादेश भी लाया गया था और फिर ये जो है इसको छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और उसके बाद ये जो है सीधी सी बात है, इस पर केस जो है अभी तक चल रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये लागू नहीं हो पाया, क्योंकि अध्यादेश आप सभी जानते हैं मैक्सिमम 6 महीने तक वो क्या रहता है, एक्टिव रहता है, उसके बाद निष्क्रिय हो जाता है। तो इसी संबंध में जैसा कि आपको हमने बताया था, देखिएगा ये सारा खेल आप लोगों को आरक्षण का समझ आ गया होगा ये सब। अब बात है कि अभी वर्तमान में 81% के संबंध में बात चल रही है। अब ये 81% होगा कि नहीं होगा समझने के लिए हमको 9वीं अनुसूची समझना पड़ेगा। तो 9वीं अनुसूची है क्या चीज, आप सभी ने संविधान पढ़ा होगा और अगर नहीं पढ़ा है तो उन सभी को बताना चाहूंगा। हमारे यहाँ जब संविधान बना भारत का, उस समय 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद जब गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, जो बहुत सारी चीजें अभी और लाना बाकी है, तो उन्होंने कंटिन्यू अलग अलग सूचियों का जो है प्रारूप तैयार किया और वैसा वैसा संशोधन किया गया संविधान में। इसी कड़ी में हुआ ये कि उस समय भारत के विकास के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा था। इस कड़ी में हो ये रहा था कि बिहार, उत्तर प्रदेश और भी विभिन्न राज्यों में भूमि अधिग्रहण जो है वो हो रहा था। खासकर बिहार राज्य में हुआ ये था कि वहां पे जो भूमि का अधिग्रहण था वो ऐसा बताया जा रहा था कि गलत तरीके से हो रहा था, तो लोग उसको न्यायालय में चुनौती दे रहे थे। अब उस केस को न्यायालय में चुनौती दिया जा रहा था, इस वजह से सरकार पर बड़ी समस्या बन गई थी, आखिर भूमि का अधिग्रहण कैसे किया जाए। तो एक सूची बनाई गई जिसको 9वीं अनुसूची कहा जाता है, जिसका जो राष्ट्रपति से मंजूरी है वो मिला 18 जून 1951 को। उसके बाद इस अनुसूची में एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया गया कि इस अनुसूची के अंदर जितने भी मामले रहेंगे उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ऐसा बताया गया। तो सरकार क्या की कि चलिए एक नया सूची बनाते हैं और उस सूची में ऐसे ऐसे विषय को डाल देते हैं जो अधिग्रहण या और भी बहुत सारी चीजों को न्यायालय में चुनौती जिससे न हो। इस वजह से भूमि अधिग्रहण बिल को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। भूमि अधिग्रहण जो कानून है उसको इस अनुसूची में डाल दिया। उसके बाद कोई भी राज्य वाले न्यायालय में चुनौती नहीं दे पाए, क्योंकि उस पर सीधी सी बात है ये अनुसूची का क्या लग गया, एक
थंब लग गया। इसके बाद जब ये अनुसूची बनाई गई तो इसमें 31B, आप सभी जानते हैं अनुच्छेद 31B को भी क्या किया गया, उससे इसको समझा जा सकता है अनुच्छेद 31B से। उसमें यही बताया गया है कि इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन इस पर भी एक नया है, क्योंकि संविधान अपने में ही एक घुमावदार है और अपने में ही एक रास्ता निकाल लेता है। तो इसमें एक था हमारा मौलिक अधिकार था सबसे पहले संपत्ति का अधिकार। तो चूंकि ये अनुसूची आया और भूमि अधिग्रहण बिल इसमें इंक्लूड था, इसी वजह से 44वें संविधान संशोधन 1978 में भूमि अधिग्रहण बिल जब लाया गया तो जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसको हटा दिया। मौलिक अधिकार थे, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के उसको 300A में जो है डाल दिया गया, मतलब मौलिक अधिकार से बाहर निकाल दिया गया। तो अब ये पूरा केस चल रहा था। मतलब टोटल अगर हम ये समझे 9वीं अनुसूची केंद्र और राज्य में जो मामले को न्यायालय में चुनौती दी जा सक रही थी उसके लिए एक बहुत बड़ा क्या हो गया, सरकार के लिए एक बहुत अच्छा जो है एक फॉर्मूला हो गया कि भाई अब ये ऐसी अनुसूची है जिसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो है चुनौती नहीं दे सकेंगे अगर इस अनुसूची में जो भी कानून आ जाता है। तो जब शुरू हुआ ये तो इसमें क्या हुआ, 18 कानून, प्रारंभ में 13 ठोक कानून इसमें लाए गए जो अलग अलग जो है न्यायालय में जिसको चुनौती दी गई थी। तो सरकार क्या की 13 ठोक कानून को जब शुरू हुआ था 9वीं अनुसूची लाई गई थी तब, और अगर हम वर्तमान में बात करें तो इसमें 284 कानून हैं, मतलब ऐसे 284 कानून हैं जिसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि आगे में आपको और पता चलेगा कि वाकई में इसको चुनौती दी जा सकती है कि नहीं। फिलहाल आप ये याद रखिएगा अभी 284 जो है केस है 9वीं अनुसूची में कानून है जिसको नहीं दी जा सकती चुनौती, क्योंकि इसकी न्यायिक समीक्षा जो है नहीं हो सकती। आप सभी को बताना चाहूंगा इसकी जो प्रकृति है पूर्वव्यापी है। पूर्वव्यापी मतलब रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब ये होता है कि इस अनुसूची में जो भी कानून आ गया तब से वो, मतलब विधेयक आ गया तब से वो क्या हो गया, कानून बन जाएगा, मतलब तब से वो आपको लाभ मिल जाएगा। मतलब इन अनुसूची में अगर जो भी आ गया, अगर बोल दिया गया कि छत्तीसगढ़ भारत की राजधानी है और अगर इसको इस अनुसूची में डाल देंगे तो यहां पे वो कानून बन जाएगा। सबको मानना ही पड़ेगा कि भाई छत्तीसगढ़, भारत की राजधानी छत्तीसगढ़ है। कोई चुनौती नहीं दे सकता कि दिल्ली से क्यों परिवर्तन करके छत्तीसगढ़ को बनाया गया, ऐसा करके। तो फिलहाल ये अलग बात है, लेकिन एक एग्जांपल के थ्रू हम समझना चाहें तो यही है कि इस अनुसूची में अगर एक भी जो कानून आ जाता है तो वो जो है कानून बन जाता है विधेयक। ठीक, अब बात करते हैं कि इसको 9वीं अनुसूची में आरक्षण पर जी संभव है क्या, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ सरकार पर इसी की नजर है, क्योंकि झारखंड ने यही किया। झारखंड ने क्या किया, 77% कर दिया आरक्षण और बोल दिया केंद्र को कि आप इसको 9वीं अनुसूची में डाल दो, क्योंकि कोई भी फिर इसको चुनौती नहीं दी जा सकती, ऐसा करके। तो इसी कारण क्या हुआ कि यहां पे ये चीज हो रहा है। लेकिन आपको यह बताना चाहूंगा संविधान में 1992 की बात है। 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में यह हुआ था कि आरक्षण की अधिकतम सीमा तय कर दी गई। उसके पहले ऐसा बवाल नहीं मचा था, क्योंकि हुआ यह था कि मंडल आयोग भी गठन किया गया था उसका, और उसकी भी रिपोर्ट की गई थी और उन्होंने कहा था कि भाई ओबीसी को इतना % आरक्षण मिलना चाहिए। उसकी वजह से फिर सारा चीज हो रहा था। इसी वजह से फिर इंदिरा जो साहनी बनाम भारत संघ केस हुआ और उस केस में बताया गया कि भाई आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं होगी। अब हुआ ये उसी समय की बात है, तमिलनाडु सबसे बोलना चाहिए ऐसा राज्य निकला एकदम दिमागदार, उन्होंने आरक्षण की सीमा को 69% तक ले गए। अब उन लोग बोले कि भाई अगर 69 हो गया है, और ये केस 1992 में पता चल गया था कि इंदिरा बनामी साहनी बनाम भारत संघ का कि 50% से जो है सीमा ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर भी तमिलनाडु राज्य जानबूझ के क्या किया, उसको 9वीं अनुसूची में डलवा दिया। मतलब ये जो तमिलनाडु ओबीसी एसटी एससी अधिनियम 1993 को किस में डाल दिया, 9वीं अनुसूची में। मतलब अब उसका कोई भी न हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहीं भी न्यायिक समीक्षा संभव नहीं है। इसी वजह से तमिलनाडु वालों को 69% मिल रहा है। और उसके बाद अलग अलग राज्य भी इसी की मांग करने लगे, पर चूंकि वर्तमान में केंद्र में अलग राज्य अलग सरकार रहती थी, अलग जो है चिन्ह की, और राज्य में अलग चिन्ह की सरकार रहती थी। इसी वजह से कोई किसी की बात नहीं मानता था।
इस समय ऐसा हुआ था कि मान लिए थे केंद्र वाले बात और उसको जो है 9वीं अनुसूची में डाल दिए, तो तमिलनाडु में का तो दिक्कत हट गया। अब बाकी राज्य भी यही चाह रहे थे और हुआ ये कि राज्य वाले ने विधानसभा में तो जो है आरक्षण बढ़ा लिया, लेकिन उसको कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में भी चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई और वो वहीं पे फंस गया। चाहे वो मध्य प्रदेश के आरक्षण की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, कर्नाटक की बात हो, कहीं की भी बात हो, जहां भी 50% से अधिक आरक्षण है वहां पे ये सारी चीजें, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रोक है। और इसी कड़ी में 103वां संविधान संशोधन है वो क्या कर दिया गया, संवैधानिक करार दिया 103वां संविधान संशोधन, जो कि आर्थिक रूप से सामान्य वर्ग के लोगों के लिए क्या था, वरदान साबित हुआ और उनको 10% आरक्षण दिया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वक्तव्य में कहा गया है कि ये 50% की सीमा को अतिक्रमण नहीं करता। तो मामला ये था कि आरक्षण पर इसी वजह से छत्तीसगढ़ सरकार की नजर है कि अगर केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के ये 82% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाल देंगे तो मामला ही खत्म, सबको आरक्षण मिल जाएगा, सभी वर्ग खुश हो जाएंगे। और छत्तीसगढ़ सरकार यही चाहती है कि ये 9वीं अनुसूची में 82% डल जाए, परंतु ये मालूम होना चाहिए सभी को कि छत्तीसगढ़ में कौन सी चिन्ह की सरकार है और केंद्र में कौन सी चिन्ह की सरकार है। कहीं ना कहीं राजनीति इस पर हावी है। अब बात यह करते हैं राजनीति को छोड़ के 9वीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा संभव है क्या, क्योंकि जाहिर सी बात है न्यायिक समीक्षा ऐसे में तो कोई भी चीज, कोई भी सरकार कुछ भी कानून लाएगी और उसको 9वीं अनुसूची में डाल देगी, फिर बोलेंगे ये क्या दादागिरी है। भाई दादागिरी संभव नहीं है आज की डेट पे। लोग सोचेंगे भाई ऐसा करते हैं, जिसके पास गाड़ी है उसको मुख्यमंत्री बना देंगे राज्य का और उसको 9वीं अनुसूची में डाल देंगे, तो ये संभव नहीं है। ऐसा कोई भी कुछ भी मनमानी कर सकता है ना, तो ऐसे में तो दिक्कत होगा भाई। तब एक वर्ड एक इसी संविधान में यहां पे कहा गया है कि जब इसको लाया गया था 9वीं अनुसूची को, कि मौलिक अधिकार व मूल संरचना, संविधान की मूल संरचना और मौलिक अधिकार के उल्लंघन अगर होगा तो इस 9वीं अनुसूची का भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। बहुत कूदिएगा मत कि इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, न्यायिक समीक्षा इसकी भी हो सकती है अगर कहीं संविधान का उल्लंघन हुआ या मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ। अब इसका जो डिसाइड कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। तो संसद के कानूनों की समीक्षा न्यायालय करता है। फिलहाल यहां पे मामला यही है कि वर्तमान में जब ईडब्ल्यूएस का भी जब फैसला सुनाया गया था, उसमें बहुत सारे जजों ने यह भी कहा था कि आरक्षण का एक सीमा तय कर देना चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि आरक्षण का अब रिव्यू करना चाहिए इस प्रकार से। तो फिलहाल ये तो पूरा मामला है और कल 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इसी आरक्षण के संबंध में सुनवाई है। अब इसमें क्या होगा ये तो देखने वाली बात है। जैसे भी होगा, अगर स्टे मिल गया छत्तीसगढ़ सरकार को तो छत्तीसगढ़ सरकार फिर 58% आरक्षण पे आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा, चाहे वो रुकी हुई भर्ती, आने वाली भर्ती। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट स्थगन नहीं देता, स्टे नहीं देगा, तो फिर ये वाला मामला इधर जाएगा 9वीं अनुसूची के लिए और बीच का रास्ता अलग से निकलेगा। तो कहीं ना कहीं 18 नवंबर एक डेट याद रखिएगा, दूसरा डेट याद रखिएगा 25 नवंबर, क्योंकि 25 नवंबर को जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे केस की सुनवाई फिर से सुप्रीम कोर्ट करेगा। हालांकि ये मेडिकल कॉलेज इस जो काउंसलिंग है उससे संबंधित हुआ है, लेकिन फिर भी वहाँ पे आरक्षण का मैटर है। इसी वजह से 18 नवंबर, 25 नवंबर और 26 नवंबर। 26 नवंबर को इसलिए क्योंकि 26 नवंबर को छत्तीसगढ़ सरकार का कैबिनेट का मीटिंग है, तो इस वजह से उस दिन भी विशेष महत्व रखता है। और इसके बाद, इसके साथ साथ आप सभी के लिए 26 तारीख के बाद 1 और 2 दिसंबर अति महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए हम पूरा नज़र बनाए रखे हुए, जैसे ही कुछ अपडेट होता है आपको बता दिया जाएगा। इसी प्रकार की खबर जानकारी के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि आपको ये पूरी 9वीं अनुसूची वाली कहानी समझ में आए। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर, लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।